नमस्कार, मैं दिव्या। डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 26 अक्टूबर, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिवाली के अवसर पर योगी सरकार राज्य के कर्मचारियों को दे रही बड़ा तोहफा। बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए सरकारी स्कूल के शिक्षकों को योगी सरकार दे रही टैबलेट। पुलिस कर्मियों के लिए अब उत्तर प्रदेश जिले के कैदी बनाएंगे जूते। देश का पहला शौर्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होगा स्थापित। त्योहारी सीजन में नकली व मिलावटी सामानों का बढ़ा कारोबार। चलिए बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। दिल्ली पुलिस में 13,000 से भी अधिक पदों पर निकली भर्ती। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है। दरअसल दिल्ली पुलिस में कुल 13,000 से भी अधिक पदों पर भर्ती निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती दिसंबर 2023 से जुलाई 2024 तक चरणबद्ध तरीके से किए जाएंगे। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, पीई और एमटी व टाइपिंग परीक्षण के जरिए किए जाएंगे। उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता 10वीं व 12वीं होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में 14 बच्चे हुए HIV संक्रमित। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से एक अस्पताल से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल अस्पताल में 14 बच्चों को खून चढ़ाया गया, जिसके बाद वे हेपेटाइटिस B, C और HIV जैसे संक्रमण के शिकार हो गए। इन बच्चों की उम्र 6 से 16 साल के बीच है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना सरकार द्वारा संचालित लाला लाजपत राय अस्पताल में हुआ है, जहां अधिकारियों ने संकेत दिए कि दोष वायरस के लिए अब प्रभावी परीक्षणों का हो सकता है, जो रक्तदान में दिए गए खून पर प्रक्रियात्मक रूप से किए जाने हैं। लेकिन संक्रमण के स्रोत का पता लगाना मुश्किल हो सकता है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक डॉक्टरों द्वारा स्वीकार किया गया है कि थैलेसीमिया, जिसके लिए सबसे पहले खून चढ़ाने की आवश्यकता होती है, के अलावे अब बच्चों को अधिक जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। दिवाली के अवसर पर योगी सरकार राज्य के कर्मचारियों को दे रही बड़ा तोहफा। दिवाली के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक अब केंद्रीय कर्मियों की तरह राज्य कर्मियों को भी 4% महंगाई भत्ता मिलने की बात सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार जो कर्मचारी अराजपत्रित हैं, उन्हें बोनस और बाकी राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को महंगाई भत्ता दिया जाना है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1775 में भारत में मुगलों के अंतिम सम्राट बहादुर शाह का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1934 में महात्मा गांधी के संरक्षण में अखिल भारतीय ग्रामीण उद्योग संघ की स्थापना हुई थी। आज के दिन वर्ष 1962 में भारत पर चीन के हमले के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति ने पहली बार आपातकालीन की घोषणा की थी। आज के दिन वर्ष 1999 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने आजीवन कारावास की अवधि 14 वर्ष तय की थी। आज के दिन वर्ष 2001 में जापान ने भारत और पाकिस्तान के खिलाफ लगे प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा की थी। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से सियासी बाजार हुआ गर्म। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान ने एक बार फिर से सियासी बाजार को गर्म कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि आतंकवादी और नरपिशाच संत का भेष धारण किए हुए हैं। बाबा जी की सरकार में सभी बाबाओं की बल्ले बल्ले। इस विवादित बयान के बाद भाजपा लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने घेरे में ले रही। बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए सरकारी स्कूल के शिक्षकों को योगी सरकार दे रही टैबलेट। बीते ही दिनों गोरखपुर में सरकारी प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को सीएम योगी द्वारा टैबलेट बांटा गया। बता दें कि शिक्षकों को टैबलेट बांटने के पीछे का उद्देश्य छात्रों के बेहतरी से जुड़ा है। इन सरकारी स्कूल के बच्चों को स्मार्ट और सक्षम बनाने के लिए शिक्षकों को डिजिटल सुविधा से लैस कर रही है। टैबलेट बांटने के साथ ही स्मार्ट क्लास भी शुरू कर दिए गए हैं। इसके अलावा दिव्यांग बच्चों के बीच सहायक उपकरण बांटने की तैयारी भी योगी सरकार कर रही है। मेरठ के मेडिकल कॉलेज के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को डिप्टी सीएम ने किया निलंबित। जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को मेरठ के मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में हुए विवाद के बाद निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि इस मामले पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा यह कार्रवाई की गई है। इसके अलावा उन्होंने 3 सदस्यों की जांच कमेटी का भी गठन किया। ये जांच कमेटी 2 से 3 दिन में रिपोर्ट प्रेषित करेंगी। बता दें कि मामला घायल बच्चे के पट्टी करने के दौरान का था, जहाँ परिजनों ने डॉक्टरों से आराम से पट्टी करने की बात कही थी, जिसके बाद थोड़ी बहुत कहा सुनी हुई और डॉक्टरों ने परिजनों को दौरा दौरा कर पीटा, जिसके बाद पीड़ितों द्वारा शिकायत दर्ज कर दी गई। दुर्गा पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों के बाद सीएम योगी ने जनता की सुनी समस्या। बीते ही दिनों गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दर्शन के दौरान जन समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को इसके निस्तारण के निर्देश दिए। अधिकारियों को हिदायत देते हुए उन्होंने कहा कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। सरकार किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देने और हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने को संकल्पित है। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम बात करेंगे जौनपुर के किला के बारे में। यह उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में स्थित महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक है।
यह किला आपको जौनपुर जिले में गोमती नदी के किनारे स्थित मिलेगा। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया था। लोग इस जिले को किरार कोट किले के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रवेश द्वार बेहद ही आकर्षक है। किले के चारों तरफ सुंदर बाग बगीचे भी देखने को मिलेंगे। यदि आप ऐतिहासिक स्थानों पर घूमने का शौक रखते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। पुलिसकर्मी के लिए अब उत्तर प्रदेश जिले के कैदी बनाएंगे जूते। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में जूतों के कारखाने की स्थापना हुई है। अब जेल के कैदी के हाथों से बने जूते पहन पुलिसकर्मी कदम ताल करेंगे। बता दें कि इस कारखाने का उद्घाटन कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति द्वारा किया गया है। इस कारखाने से 30 से 35 कैदियों को जोड़ा जा रहा है। यदि जूते का उत्पादन बढ़ता है तो इन्हें रोजगार दिया जाएगा। जिले जेल के अधीक्षक हरिओम शर्मा द्वारा बताया गया कि जेल में हुनरमंद कैदियों को रोजगार से जोड़ा जा रहा। कोई अनुपयोगी वस्तुओं से बैग तो फ्लावर पॉट, टेबल लैंप बना रहे हैं, तो कोई दिवाली पर की जाने वाली सजावट के लिए झालर और पूजा की थाली तैयार कर रहा। इसके अलावा अब जूता कारखाना की शुरुआत की गई है। यूपी के कई शहरों की वायु गुणवत्ता हो रही जहरीली, लेकिन इस शहर की हवा है सबसे साफ। उत्तर प्रदेश के कई शहरों की वायु गुणवत्ता भी हाल में ही जारी की गई है, जहां पता चला है कि प्रदेश के सबसे प्रदूषित शहरों में गाजियाबाद सबसे आगे है। यहां का AQI 300 से भी अधिक है, जिस वजह से इस शहर को अब रेड जोन में शामिल कर दिया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी स्थिति झांसी की है। झांसी शहर का AQI 137 आया है। विशेषज्ञों के अनुसार सड़क किनारे ग्रीन बेल्ट बनने, ई बसें चलने और दिल्ली में अधिक बारिश की वजह से यहाँ का AQI कम आया है। इसके अलावा नोएडा, मेरठ और लखनऊ जैसे शहर ऑरेंज जोन में आए हैं। इन शहरों की वायु गुणवत्ता का सूचकांक 200 से अधिक है। वहीं कानपुर, प्रयागराज और आगरा जैसे शहर AQI लाल निशान के दहलीज पर आ चुके हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान धन्नीपुर में मस्जिद की आधारशिला PM मोदी द्वारा रखे जाने की हुई मांग। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य बड़े ही तेजी से किया जा रहा है। आगामी वर्ष में जनवरी के महीने में श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी होगा, लेकिन अभी तक अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद की आधारशिला भी नहीं रखी गई है। श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में PM मोदी भी शामिल होने वाले। इसी बीच मुस्लिम बुद्धिजीवियों द्वारा यह मांग की गई है कि PM मोदी स्वयं ही मस्जिद की आधारशिला रखें। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन अलग से दी गई थी, जहाँ पर लोग प्रधानमंत्री द्वारा मस्जिद की नींव रखने की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज, चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। मौसम विभाग के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम संभवतः शुष्क रहेगा। विभाग द्वारा मौसम को लेकर किसी प्रकार की चेतावनी नहीं दी गई है। पूर्वानुमान है कि अगले सप्ताह से प्रदेश में कई जगहों पर सुबह के समय कोहरा रहने की संभावना है। देश का पहला सौर्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होगा स्थापित। 23 करोड़ की लागत से लखनऊ के CG सिटी में सौर्य संग्रहालय बनाए जाएंगे। CM योगी द्वारा संग्रहालय बनाए जाने वाले जगह पर भूमि पूजन भी किया जा चुका है। इस संग्रहालय को इकाना स्टेडियम के नजदीक बनाया जा रहा है। यहाँ रिटायर्ड युद्धपोत रखे जाएंगे। भूमि पूजन के बाद CM योगी द्वारा कहा गया कि यह देश का पहला सौर्य संग्रहालय होगा। इस संग्रहालय में नौसेना के उपकरण मूल स्वरूप में उपलब्ध होंगे। योगी सरकार में मंत्री के अनूठे पहल से गरीब बच्चे राजभवन में मनाएंगे दिवाली। गरीब और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के लिए योगी सरकार में मंत्री और प्रयागराज के विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी एक बड़ी पहल करने जा रहे हैं। दरअसल इन बच्चों की दिवाली इस बार राजभवन में मनेगी। इन बच्चों को विधायक की तरफ से बसों के जरिए लखनऊ ले जाया जाएगा, जहां इनके ठहरने की व्यवस्था होटल में की जाएगी और मंत्री जी की तरफ से इन बच्चों की खरीदारी भी करवाई जाएगी। राजभवन में इन बच्चों के लंच और डिनर का इंतजाम भी किया जाएगा और इनके मनोरंजन के लिए म्यूजिकल प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। त्योहारी सीजन में नकली व मिलावटी सामानों का बढ़ा कारोबार। त्योहारी सीजन की वजह से बाजारों में नकली और मिलावटी सामानों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। खाने की चीजों से लेकर पहनने तक के सामानों में धांधली देखी जा रही। घी, अगरबत्ती, जूता और मोबिल ऑयल से लेकर नकली दवाएं भी पकड़ी गई हैं। ब्रांडेड के नाम पर लोग 2 नंबर कपड़े और जूते को बेच रहे हैं। खाने के सामानों में मिलावट के साथ साथ नकली दवाओं का कारोबार भी देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश पहचान में आज हम बात करेंगे विनोद कुमार बंसल के बारे में। ये एक भारतीय शिक्षाविद थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में आज के ही दिन यानी 26 अक्टूबर वर्ष 1949 में हुआ था। ये बंसल क्लासेस के संस्थापक थे, जो IIT और JEE के प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। कोचिंग उद्योग में लोग इन्हें भीष्म पितामह के नाम से भी जानते हैं। 3 मई वर्ष 2021 में ये हमें अलविदा कहते। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने बाबर आजम को दी सलाह। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की कप्तानी की पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी द्वारा जमकर आलोचना की गई है। उन्होंने बाबर आजम को यह सलाह देते हुए कहा है कि बाबर आजम को यह सीखने की जरूरत है कि बल्लेबाज पर आक्रामक फील्डिंग सजाकर दबाव कैसे बनाते हैं। आगे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान को यह ऑस्ट्रेलिया से सीखने की जरूरत है। जल्द जापान की इकोनॉमी को पछाड़कर भारत होगा सबसे आगे। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ती ही जा रही है। कई विकसित देशों को भारत पछाड़ने में लगा है।
भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को लेकर S&P ग्लोबल द्वारा भी भरोसा जताया गया है। दरअसल S&P ग्लोबल द्वारा कहा गया है कि भारत आने वाले 7 साल में कमाल कर देगा और साल 2030 तक ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। PTI की रिपोर्ट के अनुसार एजेंसी ने अनुमान जाहिर करते हुए भरोसा जताया है और कहा है कि 7 साल में भारत की GDP का आकार 7,300 अरब डॉलर तक हो जाएगा और इस आंकड़े से जापान भी पीछे रहेगा। काम की बात में आज हम जानेंगे कि किसी गारंटी या वारंटी वाले सामान को दुकानदार लेने से कर रहे मना तो क्या करें। अक्सर हम कई इलेक्ट्रॉनिक्स या अन्य कई ऐसी चीजें लेते हैं जो हमें गारंटी या वारंटी के साथ मिलती हैं, लेकिन यदि वो सामान खराब हो जाए तो कई बार दुकानदारों से वापस लेने से या रिप्लेस करने से साफ मना कर देते हैं, जिसमें आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप इसकी शिकायत कंज्यूमर कंप्लेन के तहत कर सकते हैं। इसके लिए आपको वकील की मदद लेनी पड़ेगी और वकील की मदद से आप अपनी शिकायत उपभोक्ता कमीशन को कर दें। राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक से इन मुद्दों को लेकर की चर्चा। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा इंटरव्यू लिया गया है। राहुल गांधी ने इंटरव्यू के दौरान जम्मू कश्मीर के हालात, गौतम अडानी और पुलवामा अटैक के मुद्दे आदि पर सत्यपाल मलिक से सवाल किए। साथ ही इनकी राजनीतिक सफर को लेकर भी बातें की। इस इंटरव्यू को यूट्यूब और ट्विटर पर भी कांग्रेस नेता द्वारा शेयर किया गया है। इस इंटरव्यू के दौरान पुलवामा अटैक को लेकर सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। भारत और पाकिस्तान बंटवारे के दौरान 2 भागों में बटे पंजाब एक्टिविस्ट मिलकर मनाएंगे अपनी संस्कृति का उत्सव। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पहली बार 2 नवंबर को सबसे महत्वपूर्ण तारीख आने वाली है। दरअसल इस दिन भारत और पाकिस्तान बंटवारे के दौरान 2 भागों में बटे पंजाब के एक्टिविस्ट साथ मिलकर अपनी संस्कृति का उत्सव मनाने वाले हैं। इस आयोजन के दौरान 5 नदियों के जल को भी शामिल किया जाएगा। इन नदियों में सतलुज और ब्यास व झेलम, चिनाब और रावी शामिल है, जो बंटवारे के दौरान दोनों देशों के बीच बट गए थे। इन नदियों का सांकेतिक संगम लाहौर में कराया जाना है। अयोध्या में वाटर स्पोर्ट एडवेंचर का पर्यटक ले सकेंगे आनंद। दिन प्रतिदिन बड़ी ही तेजी से अयोध्या का विकास होता नजर आ रहा। यहाँ आने वाले पर्यटक हर चीज का आनंद ले सके, इसके लिए एक से एक योजना तैयार की जा रही है। अब इसी कड़ी में यहाँ सरयू नदी के गुप्तार घाट पर वाटर स्पोर्ट एडवेंचर का शुभारंभ किया गया है, जहां पर्यटकों के लिए 2 जेट स्टीमर, 3 स्पीड बोट और 1 पैरामीटर का संचालन शुरू होगा। जब जनवरी के महीने में राम मंदिर के दर्शन के लिए पर्यटक आएंगे, तब वे इस वाटर स्पोर्ट एडवेंचर का भी मजा ले सकेंगे। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1.5 लाख शौचालयों का होगा निर्माण। महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुरजोर कोशिश चल रही है। महाकुंभ के दौरान आने वाले लोगों के लिए लगभग 1.5 लाख शौचालयों को कुंभ के क्षेत्र में स्थापित करने की तैयारी है। इसके लिए स्वच्छता कर्मी लग चुके हैं। साथ ही 2,500 करोड़ का बजट इसके लिए योगी सरकार की तरफ से तय किया गया है। इस व्यवस्था के तहत 52,000 से भी अधिक सामुदायिक शौचालय, 53,000 से भी अधिक शौचालय, विभिन्न टेंटों में पार्किंग और अप्रोच सड़कों पर 14,000 से अधिक शौचालय और 20,000 से अधिक पब्लिक यूरिनल का इंतजाम किया जाएगा। टेक ज्ञान में आज हम जानेंगे कैसे भारत में iPhone 15 के निर्माण को लेकर चीन फैला रहा नेगेटिव खबरें। आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग को एप्पल लगातार भारत में बढ़ावा दे रहा है। अब इसी बीच सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही कि भारत में बन रहे आईफोन को चीन के लोगों द्वारा बायकॉट किया जा रहा, क्योंकि भारत में इसके मैन्युफैक्चरिंग में चीनी लोग खुश नहीं है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक चीन के लोग सोशल मीडिया पर भारत में बन रहे iPhone 15 को लेकर नेगेटिव खबरें फैला रहे हैं। उनके द्वारा दावा किया जा रहा कि भारत में बने iPhone 15 की क्वालिटी खराब है, साथ ही इसमें हीटिंग की समस्या भी आ रही। लेकिन भारत में मैन्युफैक्चर्ड हो रहे इस फोन से इकोनॉमी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 से जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे, जो कि स्टेट PCS, पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में CG सिटी में किसकी आधारशिला रखी है? ऑप्शन ए है हॉकी संग्रहालय, ऑप्शन बी है बुद्ध संग्रहालय, ऑप्शन सी है नौसेना शौर्य संग्रहालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है नौसेना शौर्य संग्रहालय। हाल ही में कहां पर भारत सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन सी है गुड़गांव, ऑप्शन डी है प्रयागराज। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। हाल ही में फायर बोल्ट ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन ए है अल्लू अर्जुन, ऑप्शन बी है महेश बाबू, ऑप्शन सी है रजनीकांत, ऑप्शन डी है विजय देवरकोंडा। इसका सही उत्तर है विजय देवरकोंडा। उत्तर प्रदेश निम्न में से किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? ऑप्शन ए है यूरेशिया, ऑप्शन बी है ओसेनिया, ऑप्शन सी है गोंडवाना लैंड, ऑप्शन डी है अंगारा लैंड। इसका सही उत्तर है गोंडवाना लैंड। उत्तर प्रदेश में मगरमच्छ व घड़ियाल के लिए किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ऑप्शन बी है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत में हम उनका नाम जरूर लेंगे। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हो उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।